सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे। मार्च 2022 का मैगजीन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन 1 से अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाक्रम। भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति 2020-21 चर्चा में क्यों? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति 2020-21 पर एक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है। प्रमुख बिंदु। यह रिपोर्ट अब तक वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान सहकारी बैंकों एवं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों सहित बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन को प्रस्तुत करती है। जो भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति जो रिपोर्ट आई है, ये किस चीज़ को बता रही है? तो सहकारी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों सहित बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन को प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकों द्वारा समय पर पूंजी संचार के लिए समेकित कार्य नीतियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। रिपोर्ट प्रदर्शन का रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पूंजी संचार के लिए बैंकों द्वारा पूंजी संचार के लिए समय पर कार्य नीति को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हालांकि इस रिपोर्ट में कहा गया है, क्या कहा गया है कि 30 सितंबर 2021 को पूंजी की स्थिति के आधार पर सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी बैंकों ने पूंजी संरक्षण बफर को 2.5% से अधिक बनाए रखा है। इसमें यह बात बताई जा रही है कि 30 सितंबर 2021 को पूंजी की स्थिति के आधार पर सभी जितने सारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं और निजी जो बैंक हैं, पूंजी संरक्षण को बफर 2.5% से अधिक बनाए रखा है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या क्या हैं? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एससीबी कोरोना वायरस महामारी और परिणामी आर्थिक मंदी के बावजूद अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की समेकित बैलेंस शीट 2020-21 के आकार में विस्तार हुआ है। एससीबी में क्या हुआ? विस्तार। आगे देखिए। चालू वित्त वर्ष में अब तक ऋण वृद्धि में सुधार के शुरुआत संकेत दिखाई दे रहे हैं। सितंबर 2021 के अंत में जमा में 10.1% की वृद्धि हुई है, जबकि एक वर्ष पहले यह 11.0% थी। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को पूंजी जोखिम भारित आस्तियों कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स का अनुपात मार्च 2020 के अंत में 14.8% से बढ़ाकर मार्च 2021 में 16.3% और सितंबर 2021 के अंत तक 16.6% हो गया है। पूंजी जोखिम भारित आस्तियों का जो अनुपात है 14% से 16% बढ़ा है और सितंबर के अंत तक 16.6% हो गया है। इससे आंशिक रूप से उच्च प्रतिधारिता आय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बाजार से पूंजी जुटाने में सहायता मिली है। ठीक है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एससीबी का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति का अनुपात मार्च 2020 के अंत में 8.2% से घटकर सितंबर 2021 के अंत में 6.9% हो गया है। पूंजी जोखिम भारित अनुपात बढ़ा है, लेकिन सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति का जो अनुपात है वो कम हुआ है। 2020 के में अंत में 8.2% था और 2021 के अंत तक 6.9% हो गया है। आगे देखिए। स्थिर आय और व्यय में गिरावट के कारण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की परिसंपत्तियों पर प्रति लाभ मार्च 2020 के अंत में 0.2% से बढ़कर मार्च 2021 के अंत में 0.7% हो गया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एससीबी की परिसंपत्तियों पर प्रति लाभ में वृद्धि हुई है। 2020 के अंत में 0.2% था, लेकिन मार्च 2021 में 0.7% हो गया है। आरओए और औसत कुल परिसंपत्ति के संबंध में सृजित शुद्ध आय का प्रतिशत है। शहरी सहकारी बैंक यूसीबी
राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की लाभप्रदाता में वर्ष 2019-20 में सुधार हुआ है, जबकि उनकी परिसंपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट आई है। राज्य की जो सहकारी बैंक है और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की लाभप्रदाता में 19-20 में सुधार हुआ था और उनकी परिसंपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट आई थी। NBFC देखिए, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां के संदर्भ में वित्त वर्ष 2021 में उनकी समेकित बैलेंस शीट का विस्तार हुआ है। NBFC का जो बैलेंस शीट है उसका विस्तार हुआ है, जो कि गैर जमा लेने वाले प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण NBFC के ऋण और निवेश द्वारा संचालित हैं। उनकी संपत्ति की गुणवत्ता एवं पूंजी बफर में सुधार देखा गया है। संपत्ति की गुणवत्ता और पूंजी बफर में सुधार देखा गया है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का, NBFC का। बैलेंस शीट का जो है समेकित बैलेंस शीट का विस्तार हुआ है, किसका? तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का। आगे देखिए, बैंक धोखाधड़ी का क्या हाल है। हालांकि व्यवसायों ने कम ऋण लिया है, किंतु चालू वित्त वर्ष और पिछले वित्त वर्ष में बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरावट आई है। RBI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में वित्त वर्ष 2020 की तुलना में ताज़ा धोखाधड़ी की घटनाओं में 56% की गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2021 में ताज़ा धोखाधड़ी 14,158 करोड़ रही है, जबकि वित्त वर्ष 2020 में यह 32,290 करोड़ था। इस धोखाधड़ी के मामले में अधिकांश मामले 99% सटीक होने के साथ बड़े एवं छोटे व्यवसायों और खुदरा ऋणों के लिए दिए गए अग्रिमों या ऋणों से संबंधित है, किंतु मात्रा के मामले में धोखाधड़ी वाले कार्ड एवं इंटरनेट लेनदेन की संख्या बढ़ी है और वित्त वर्ष 2021 में इनका भाग कुल मामलों का 35% है। हालांकि कीमत के मामले में यह 119% करोड़ के करीब है। 119 करोड़ के करीब है धोखाधड़ी। और इंटरनेट से लेन देन के मामले में धोखाधड़ी बढ़ी है। अन्य देखिए, इस रिपोर्ट में उन लाभों को रेखांकित किया गया है जिन्हें एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा उपयोगकर्ताओं को तरलता, मापनीयता, स्वीकृति, गुमनामी के साथ लेनदेन में आसानी और तेजी से निपटने का संदर्भ में लाभ प्रदान कर सकता है। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा और सीमा पार लेनदेन की भूमिका के बारे में बात करते हुए RBI ने कहा है कि CBDC केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के सीमा पार भुगतान की दक्षता बढ़ाने की क्षमता है और यह आगे चलकर संवाददाता बैंकों के लिए एक विकल्प प्रदान कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक प्रश्न दिया हुआ है, संभावित प्रश्न। भारत में बैंकिंग क्षेत्र में हुए सुधारों से प्राप्त निष्कर्ष किस सीमा तक भारत की डिजिटलीकृत अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होंगे, चर्चा कीजिए। ये प्रश्न लिख सकते हैं यहाँ पे। तो भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति 2020 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की क्या स्थिति रही है, फिर उसके बाद बैंक की धोखाधड़ी का मामला कैसा रहा है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की क्या स्थिति रही, शहरी सहकारी बैंक की क्या स्थिति रही है, सबके बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे चलिए। अगला टॉपिक है इनइक्विलिटी किल्स। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, इनइक्विलिटी किल्स। चर्चा में क्यों? हाल ही में ऑक्सफैम ने इनइक्विलिटी किल्स द अनपैरेल्ड एक्शन नीडेड टू कॉम्बैट अनप्रेसिडेंटेड इनइक्विलिटी इन वेक ऑफ कोविड-19 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इनइक्विलिटी किल्स किसने जारी किया है? ऑक्सफैम ने। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। प्रमुख बिंदु देखिए, कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में आर्थिक असमानताओं को बढ़ा दिया है। महामारी न केवल विश्व स्तर पर लाखों लोगों की मृत्यु का कारण बनी है, बल्कि इसने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों की कमजोरी और दुनिया भर के लोगों के लिए सामाजिक तथा आय सुरक्षा को भी उजागर किया है। कोरोना वायरस महामारी ने यह तथ्य स्थापित किया है कि लोगों का जीवन उनकी
धन और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच समाज में उनकी स्थिति, उनकी नस्लीय एवं जातिगत पहचान और उनकी भौगोलिक स्थिति से सीधे जुड़ा हुआ है। चौंकाने वाले आंकड़े, महामारी के दौरान 160 मिलियन लोग गरीबी के दलदल में फंस गए हैं। 160 मिलियन लोग गरीबी के दलदल में फंस चुके हैं, जबकि महामारी की शुरुआत के बाद से 10 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति दोगुनी हो गई है। लेकिन 10 लोग जो अमीर है उसकी संपत्ति दुगनी हो चुकी है। ये चौंकाने वाले आंकड़े ऑक्सफैम की रिपोर्ट में। भारत की क्या स्थिति रही है? पिछले एक वर्ष में जब देश में 84% परिवारों को जीवन और आजीविका क्षति के कारण अपनी आय में गिरावट का सामना करना पड़ा, इस दौरान भारत में अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई। ठीक है, ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट से इस बात का पता चलता है कि भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सामूहिक संपत्ति वर्ष 2021 में 57.3 लाख करोड़ के उच्च स्तर तक पहुंच गई है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में यह बात बताई गई है कि 100 सबसे अमीर लोगों की जो सामूहिक संपत्ति है 57.3 लाख करोड़ के उच्च स्तर तक पहुंच चुकी है। भारत में महामारी के दौरान मार्च 2020 से 30 नवंबर 2021 तक अरबपतियों की संपत्ति 23.14 लाख करोड़ से बढ़कर 53.16 लाख करोड़ हो गई है। इस बीच 4.6 करोड़ से अधिक भारतीयों के वर्ष 2020 में अत्यधिक गरीबी में जाने का अनुमान है, जो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व स्तर पर नए गरीबों के आंकड़ों का लगभग आधा है। भारत में गरीब एवं वंचितों के हितों की तुलना में अमीर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित अर्थव्यवस्था के कारण ही यह भयावह आर्थिक असमानता की स्थिति उत्पन्न हुई है। लैंगिक असमानता। कोरोना महामारी ने लैंगिक समानता को 99 साल से 135 साल पीछे ढकेल दिया है। महिलाओं की सामूहिक आमदनी में वर्ष 2020 में 59.11 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, जबकि वर्ष 2019 की तुलना में अब 1.3 करोड़ कम महिलाएं कार्यरत हैं। ये सब आंकड़े ध्यान में रखिए, लैंगिक असमानता को प्रदर्शित करती है। सार्वजनिक सेवाओं हेतु कम आवंटन। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि केंद्र सरकार के बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए प्राथमिकता की कमी रह गई है, जबकि ये दो मूलभूत सुविधाएं लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी थी। ठीक है, ये रिपोर्ट ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए प्राथमिकता की कमी रह गई थी और शिक्षा की भी कमी रही है। ये दोनों जो है मूलभूत आवश्यकताओं में से है। केंद्र सरकार के वर्ष 2021-22 के बजट में स्वास्थ्य के लिए बजट के आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 10% की कमी हुई है, जबकि 2021-22 में शिक्षा के लिए आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि देखी गई है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर किए जाने वाला खर्च 1.2 से 1.6% पर बेहद कम रहा है, जो कि पिछले 22 वर्षों में मात्र 0.09% की दर से ही बढ़ा है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर किए जाने वाले जो खर्च हैं 1.2 से 1.6% खर्च हुआ, लेकिन ये भी कम है, जो कि 22 वर्षों में मात्र 0.09% की दर से ही बढ़ा है। ठीक है, इसी तरह सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर खर्च का प्रतिशत भी कम रहा है, जो कि पिछले 18 वर्षों में मात्र 0.07% तक ही बढ़ा है। जीडीपी का जो भी स्वास्थ्य पर खर्चा होता है 22 वर्षों का अगर औसत देखा जाए तो 0.09% की दर से ही बढ़ा है, और शिक्षा पर यदि 18 वर्षों का औसत देखा जाए तो 0.07% की दर से बढ़ा है। निजीकरण समानता के लिए घातक। निजीकरण जो है समानता के लिए घातक है। कैसे देखें, भारत में स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं के निजीकरण की दिशा में नीतिगत जो असमानताओं को और बढ़ावा देगा। ऑक्सफैम इंडिया द्वारा 2021 में किए गए सर्वेक्षण द्वारा इस बात का पता चलता है कि 52% माता पिता जो अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते हैं, उनके बच्चे के फीस में वर्ष 2021-22 में बढ़ोतरी हुई है। 35% बच्चे फीस न देने के कारण शिक्षा से वंचित हो गए हैं तथा 38% माता पिता को प्रवेश के समय अवैध रूप से कैपिटेशन फीस देनी पड़ी है। सर्वेक्षण में इस बात का पता चलता है, ऑक्सफैम की जो सर्वेक्षण रिपोर्ट है, कि अभिभावकों को अपनी घरेलू आय का एक बड़ा हिस्सा 15% या उससे अधिक निजी स्कूलों की फीस में पर खर्च करना पड़ता है।
स्कूली शिक्षा का बढ़ता निजीकरण देश के गरीब और हाशिए के लोगों को प्रभावित करेगा। देखिए सिफारिशें क्या है। ऑक्सफैम इंडिया का मानना है कि निम्नलिखित सुझावों को लागू किया जाना चाहिए। सुझाव देखिए, असमानता को वास्तविक स्वीकार करना और इसे मापने के लिए सहमत होना, बहुसंख्यकों के लिए संसाधन सृजित करने हेतु धन का पुनर्वितरण करना, भविष्य की पीढ़ियों की शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करने के लिए राजस्व उत्पन्न करना, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए वैधानिक सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों को लाना और लागू करना, अर्थव्यवस्था और समाज के नियमों में परिवर्तन तथा सत्ता में बदलाव। ये सारा सिफारिश है किसकी? ऑक्सफैम की। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ संभावित प्रश्न क्या है? हाल ही में ऑक्सफैम द्वारा जारी इनइक्विटी किल्स रिपोर्ट भारत में बढ़ती असमानताओं की गंभीर स्थिति की ओर इशारा करती है, टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम, ये दूसरा लेसन। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखें, सुने, समझें, और यहाँ से जो भी शॉर्ट नोट्स होता है आप अपने कॉपी में बनाते जाएं। ओके बाय, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।